हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 4 के लिए वीडियो नंबर 2 लेकर के आए हैं। और इस वीडियो के अंदर एक तो अपन पढ़ेंगे रक्त समूह के बारे में, और साथ में ही इस वीडियो के अंदर अपन RH कारक या RH फैक्टर होता है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि ये रक्त समूह वाली बात आई कहां से। तो देखो, शुरुआत में क्या हुआ करता था कि जब किसी व्यक्ति को या किसी मरीज को रक्त की कमी हो जाया करती थी, शरीर के अंदर खून की कमी हो जाया करती थी, तो किसी दूसरे व्यक्ति से उसके अंदर रक्त चढ़ाया जाता था। तो इस क्रिया के दौरान क्या होता था कि कुछ व्यक्तियों के शरीर में एक विशेष प्रकार की क्रिया देखने को मिलती है। कुछ मरीज तो रक्त चढ़ाने से ठीक हो जाया करते थे, लेकिन कुछ व्यक्तियों के शरीर में क्या देखने को मिलता था कि उनकी जो RBC होती है, लाल रक्त कणिका जो होती है, वो रक्त वाहिनियों के अंदर आपस में चिपक जाती है। उस क्रिया को अपन बोलते हैं रक्त समूहन की क्रिया। तो RBC जो होती है वो रक्त वाहिनियों के अंदर ही आपस में चिपक जाती थी, जिससे पूरा का पूरा जो रक्त होता था वो रक्त वाहिनियों में जम जाता था, जिससे रक्त का प्रवाह बंद हो जाता था और व्यक्ति की मृत्यु हो जाया करती थी। तो इसके कारणों की खोज की गई। तो एक वैज्ञानिक हुए कॉर्ल लैंड स्टिनर, तो उन्होंने ये पाया कि हमारी जो RBC होती है, क्या होती है हमारी RBC, मतलब जो लाल रक्त कणिका होती है RBC, तो इसकी सतह पर कुछ प्रतिजन पाए जाते हैं। तो प्रतिजन इसकी सतह पर जो पाए जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रतिजन A, प्रतिजन को एंटीजन भी बोलते हैं अपन, और दूसरा होता है प्रतिजन B, प्रतिजन B। ठीक है, तो हमारी जो RBC है उसकी सतह पर क्या होता है, प्रतिजन पाया जाता है। और ये प्रतिजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिजन A और प्रतिजन B। तो इन प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर कॉर्ल लैंड स्टिनर ने क्या किया, जो रक्त है उसके कुछ समूह बनाए, रक्त का वर्गीकरण कर दिया रक्त समूह के अंदर, जिसको अपन ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं। तो उन्होंने 4 प्रकार के रक्त समूह बनाए थे, वो इन दोनों प्रतिजनों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बनाए थे। ठीक है, अब एक बात और है, यहां पर यह भी देखा गया भाई RBC की सतह पर जो प्रतिजन है उसके विपरीत प्लाज्मा के अंदर भी कुछ प्रतिरक्षी पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक है, तो इन प्रतिजन और प्रतिरक्षी की बात करते हुए अपन रक्त का जो वर्गीकरण किया गया था उसको देखेंगे, और साथ में अपन ये भी देखेंगे कि वो जो रक्त समूहन की क्रिया होती है, जो RBC चपकने की क्रिया हो रही थी उन लोगों में, वो क्यों हो रही थी। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना, देखो ये रक्त समूह का जो वर्गीकरण किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? कॉर्ल लैंड स्टिनर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले अपने को ये याद रखना है कि सर्वप्रथम कॉर्ल लैंड स्टिनर नामक वैज्ञानिक ने सन 1901 में रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किया। यह लाइन अपने को याद रखनी है, एक तो कि सर्वप्रथम कॉर्ल लैंड स्टिनर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1901 में रक्त का विभिन्न समूह में क्या किया, वर्गीकरण किया। ये वर्गीकरण RBC की सतह पर जो प्रतिजन होते हैं, प्रतिजन A और प्रतिजन B, इसके आधार पर किया गया था, और इसके आधार पर उन्होंने 4 रक्त समूह बनाए थे। तो वो रक्त समूह कौन कौन से थे और उनमें किस किस तरीके से प्रतिजन और प्रतिरक्षी उपस्थित होते हैं, वो भी अपन देख लेते हैं साथ के साथ।
तो यहां अपन ले लेते हैं रक्त वर्ग या रक्त समूह, या अंग्रेजी में अपन बोले इसको ब्लड ग्रुप। यहां पर अपन ले लेते हैं प्रतिजन, और प्रतिजन का ही दूसरा नाम होता है एंटीजन। एंटीजन। यहां अपन प्रतिरक्षी भी ले लेते हैं जो कि प्लाज्मा में पाई जाती है इस प्रतिजन के विपरीत, और प्रतिरक्षी को अपन एंटीबॉडी भी बोलते हैं। एंटीबॉडी। इसके अलावा अपन ये भी देख लेंगे आगे भाई ये किस किस को तो रक्त दे सकता है और किस किस से रक्त ले सकता है। तो रक्त वर्ग या ब्लड ग्रुप है 4, ए, बी, ए बी और ओ। 4 ब्लड ग्रुप हो गए ये। ए रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ। आधार पर किसके ऊपर बनाए गए हैं? जो आरबीसी होती है उसकी सतह पर जो प्रतिजन होता है उसकी उपस्थिति के आधार पर। तो देखो यहां पर जो ए रक्त वर्ग होता है इसके आरबीसी की जो सतह है उसके ऊपर पाया जाता है प्रतिजन या एंटीजन ए। जो बी ब्लड ग्रुप होता है इसकी आरबीसी की सतह पर पाया जाता है प्रतिजन बी। और ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसकी सतह पर प्रतिजन ए और प्रतिजन बी दोनों ही मिलते हैं। प्रतिजन ए और प्रतिजन बी दोनों ही क्या होते हैं? पाए जाते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि कौन सा रक्त समूह है जिसमें प्रतिजन ए और प्रतिजन बी दोनों ही पाए जाते हैं, तो वो रक्त समूह कौन सा है? ए बी है। और ओ ब्लड ग्रुप की यदि अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होते हैं कि प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं। मतलब न तो इसके ऊपर प्रतिजन ए होता है और न ही इसके ऊपर प्रतिजन बी उपस्थित होता है। तो आपको यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा रक्त समूह ऐसा होता है जिसमें प्रतिजन ए और प्रतिजन बी दोनों ही अनुपस्थित होते हैं, तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ है। ठीक है। अब प्रतिरक्षी भी अपन देख लेते हैं। तो देखिए जो ए ब्लड ग्रुप होता है इसके अंदर प्रतिरक्षी, जो प्लाज्मा के अंदर पाया जाने वाला जो प्रतिरक्षी होता है वो होता है एंटी बी। विपरीत प्रतिजन से विपरीत प्रकार का प्रतिरक्षी इसके अंदर क्या होता पाया जाएगा इसके अंदर। तो इसके अंदर होता है एंटी ए प्रकार का प्रतिरक्षी। इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर प्रतिरक्षी पाया ही नहीं जाता है, प्रतिरक्षी इसके अंदर अनुपस्थित होते हैं। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है ऐसा जिसके अंदर प्रतिरक्षी एंटी ए और प्रतिरक्षी एंटी बी दोनों ही अनुपस्थित होते हैं, तो वो ए बी है। इसमें दोनों तो प्रतिजन है और प्रतिरक्षी दोनों ही अनुपस्थित है। इसकी बात करें तो इसके अंदर दोनों प्रकार की प्रतिरक्षी मिलती है, एंटी ए व एंटी बी। एंटी बी। तो यहां पर यह भी प्रश्न आ सकता है कि वह कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर प्रतिरक्षी एंटी ए और प्रतिरक्षी एंटी बी दोनों ही उपस्थित होते हैं, तो ब्लड ग्रुप ओ है। और इसके अंदर दोनों प्रतिजन क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। तो हमने ब्लड ग्रुप की बात कर ली। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप है, इनके अंदर कौन कौन से प्रतिजन है ये देख लिया अपन ने। और इसके अंदर जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी पाई जाती है वो भी अपन ने देख ली। अब जब अपन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त चढ़ा रहे हैं तो वहां पर 2 शब्दावलियां अपने को काम में लेनी होती है। देखो भाई, रक्त देने वाला, जो रक्त देने वाला होता है उससे अपन बोलते हैं डोनर या दाता। रक्त देने वाला जो होता है उसको क्या बोला जाता है? डोनर या दाता बोला जाता है।
तो जब भी अपने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त चढ़ा रहे हैं तो जो डोनर है उसका तो हमें देखना है प्रतिजन। डोनर का क्या देखना अपने को? प्रतिजन देखना है। डोनर का क्या देखना है? प्रतिजन देखना है। अच्छा भाई, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अपन जब रक्त चढ़ा रहे हैं तो जिस व्यक्ति को रक्त चढ़ाया जा रहा है, मतलब जो मरीज है वो रक्त लेने वाला है, रक्त लेने वाला, तो जो रक्त लेने वाला है उससे अपन बोलते हैं एक्सेप्टर, एक्सेप्टर या ग्राही, एक्सेप्टर या ग्राही। तो जो एक्सेप्टर या ग्राही है उसका केवल हमें देखना है प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी देखना है। क्या देखना अपने को? प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी देखना है। तो दाता का प्रतिजन और ग्राही का प्रतिरक्षी एक समान नहीं होना चाहिए। दाता का प्रतिजन और ग्राही का प्रतिरक्षी मतलब यह है कि जैसे प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी एंटी ए ये दोनों एक जैसे नहीं होने चाहिए, या फिर प्रतिजन बी और प्रतिरक्षी एंटी बी ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। तो दाता का प्रतिजन और ग्राही का जो प्रतिरक्षी है वो एक समान नहीं होना चाहिए। यदि वो एक समान हुआ तो आरबीसी जो होती है वो आपस में चिपक जाती है, रक्त समूहन की क्रिया हो जाती है और मरीज की मृत्यु हो जाती है। तो बस हमें यही मिलान करना होता है कि दाता का प्रतिजन और ग्राही का जो प्रतिरक्षी है वो एक समान नहीं हो। ठीक है, तो अब इसी आधार पर अपन देख लेते हैं कि कौन से को तो ये रक्त दे सकते हैं और कौन से ये रक्त ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि ये दे किस किस को सकता रक्त दे सकता है, किस किस को ये रक्त समूह रक्त दे सकता है। तो भाई जब आप रक्त चढ़ा रहे हो, ए ब्लड ग्रुप से किसी भी व्यक्ति में रक्त चढ़ा रहे हो तो ये दाता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दाता। और दाता का हमें क्या देखना है? प्रतिजन। क्या देखना है? प्रतिजन देखना है ना। अब प्रतिजन तो ये हो गया ए। अब आप जिसमें भी चढ़ाना चाहते हो उसकी प्रतिरक्षी देखनी है आपको केवल। उसमें प्रतिजन कौन सा उससे हमें मतलब नहीं है, हमें जिसमें अपन चढ़ाना चाह रहे हैं उसके अंदर बस ए प्रकार की प्रतिरक्षी हमें नजर नहीं आनी चाहिए, उसमें आसानी से अपन इसका रक्त चढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, आप ए का यदि ए में चढ़ाते हो तो इसके अंदर प्रतिरक्षी क्या है? बी। तो ए और बी अलग अलग है, इसका मतलब ये इसको क्या कर सकता है? रक्त दे सकता है। तो एक तो ये ए को रक्त दे सकता है। आगे बढ़ते हैं, तो यदि मान लीजिए इस ए का आप बी में रक्त चढ़ाना चाहते हो तो बी की जो प्रतिरक्षी है वो क्या है? एंटी ए। तो ए से ए मिल गया, दाता का प्रतिजन और ग्राही का प्रतिरक्षी मिल गया तो रक्त समूहन की क्रिया हो जाएगी, मतलब आप इसके अंदर रक्त नहीं चढ़ा सकते इसका। इसके बाद में आप इसका रक्त इसमें चढ़ा दो तो इसके अंदर प्रतिरक्षी कैसी है? अनुपस्थित है। तो आप इसका रक्त इसमें चढ़ा सकते हो, प्रतिरक्षी नहीं है, तो यहां पर ओ के अंदर अपन इसको रक्त चढ़ा सकते हैं। इसके बाद में आप आओ इस ओ नहीं है, ये ए बी है, ए बी है ना। तो ए बी में अपन इसका रक्त क्या कर सकते हैं? चढ़ा सकते हैं। इसके बाद में देखो आप ओ की बात करते हैं, तो यदि ये प्रतिजन आप ओ ब्लड ग्रुप वाले सदस्य में चढ़ा देते हैं तो इसके अंदर प्रतिरक्षी मौजूद है, एंटी ए और एंटी बी दोनों। तो एंटी ए मिल तो गया, इसके अंदर एक जैसा हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? दाता का प्रतिजन और ग्राही का जो प्रतिरक्षी है वो एक समान आ गया, तो इससे रक्त समूहन की क्रिया हो जाएगी और व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना रहेगी। तो अपन ये रक्त इसके अंदर नहीं चढ़ा सकते। चढ़ा किसमें सकते हैं? एक तो इसमें चढ़ा सकते हैं और एक इसमें चढ़ा सकते हैं। इसमें भी ये मैच हो गया था और इसके अंदर भी ये मैच हो गया था, तो इसमें अपन रक्त नहीं चढ़ा पाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई कि ब्लड ग्रुप जो बी है उसका रक्त किस किस में चढ़ाया जा सकता है। जो ब्लड ग्रुप बी है उसका रक्त किस किस में चढ़ाया जा सकता है। तो इस समय ये दाता है और दाता का हमें क्या देखना? प्रतिजन। तो यहां देख लो आप, प्रतिजन कौन सा है? बी प्रतिजन है। तो ग्राही के अंदर एंटी बी प्रकार की प्रतिरक्षी नहीं होनी चाहिए, प्रतिरक्षी देखनी है केवल। तो सबसे पहले अपन इसमें चढ़ाएं तो इसके अंदर प्रतिरक्षी मौजूद है एंटी बी और बी दोनों समान आ गए। यदि इसका रक्त इसमें आप चढ़ा दिए तो रक्त समूहन की क्रिया हो जाएगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, मतलब इसमें नहीं चढ़ाओगे। इसके बाद में इसी का रक्त इसी में चढ़ाएं तो इसमें एंटी ए है,
प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बीच में कोई क्रिया नहीं होगी, तो यहाँ पर एक तो ये बी के अंदर आप इसका रक्त चढ़ा सकते हो। अब इसके बाद में अपन इसके अंदर चढ़ाए इसका रक्त, तो इसमें प्रतिरक्षी नहीं है तो आप चढ़ा सकते हो, तो एक ए बी के अंदर भी आप इसका क्या कर सकते हो, रक्त चढ़ा सकते हो। भैया ए बी तो है, इसमें चढ़ा सकते हो आप रक्त। अच्छा, इसका चढ़ाए इसमें, तो यहाँ बी से बी मिल जाएगा। हाँ, एंटी ए बी है लेकिन एंटी ए से अपन बात ही नहीं है, यहाँ बी से बी मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इसमें आप रक्त चढ़ा दिए तो रक्त समूहन की क्रिया हो जाएगी और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो मतलब इसमें आप रक्त नहीं चढ़ा सकते। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, ए बी की, कि ए बी किस किस को रक्त दे सकता है। जो ए बी है वो किस किस को रक्त दे सकता है, तो देखो भाई किसको दे सकता है ये। इसमें प्रतिजन ए और प्रतिजन बी दोनों ही उपस्थित है, और दाता का हमें क्या देखना है, प्रतिजन ही तो देखना है, तो दोनों उपस्थित है। अब मान लीजिए आप इसका रक्त इसमें चढ़ा रहे हो, तो इसके अंदर एंटीबॉडी बी, इसका प्रतिजन बी, दोनों आपस में क्रिया करके रक्त समूहन की क्रिया कर लेंगे और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। मतलब आप इसमें इसका रक्त नहीं चढ़ा सकते। इसके बाद में बी में चढ़ाना चाहें तो बी के अंदर प्रतिरक्षी मौजूद है एंटी ए, इसके अंदर प्रतिजन है एंटी ए, तो ये दोनों भी आपस में क्रिया कर लेंगे, तो इस कारण ये इसको भी रक्त नहीं दे सकता है। लेकिन इसको खुद को ही चढ़ाएं तो इसके अंदर देखो प्रतिरक्षी है ही नहीं, मतलब खुद को तो अपन चढ़ा सकते हैं इसको, तो ठीक है। अब इसके बाद में यदि आप ओ में चढ़ाओ इसका रक्त, तो देखो ए से ए मिल जाएगा और बी से बी मिल जाएगा, तो चढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मिल गया, इसलिए इसके अंदर आप इसका रक्त नहीं चढ़ा सकते हो, है ना। तो अब इसके बाद में आप बात करो ओ ब्लड ग्रुप की, तो देखो ओ ब्लड ग्रुप की अपन बात करें कि ये किसको रक्त दे सकता है, तो इसका क्या देखना होता था, अपने को प्रतिजन देखना होता था। अब इसमें प्रतिजन है ही नहीं, तो आप इसमें चढ़ाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें चढ़ाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें चढ़ाओगे जब भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें चढ़ाओगे जब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिजन है ही नहीं। हमें दाता का प्रतिजन देखना होता है और ग्राही का प्रतिरक्षी देखना होता है। जब दाता में प्रतिजन है ही नहीं तो ग्राही में कोई सी भी प्रतिरक्षी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। मतलब ये क्या हुआ, ओ ब्लड ग्रुप सभी को रक्त दे सकता है। ये ए को भी रक्त दे सकता है, ये बी को भी रक्त दे सकता है, ये ए बी को भी रक्त दे सकता है, और ये खुद को भी रक्त दे सकता है। तो ये ओ ब्लड ग्रुप जो होता है ये सभी व्यक्तियों को रक्त दे सकता। कारण क्या है? क्योंकि इसके अंदर प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी दोनों ही इसके अंदर अनुपस्थित होते हैं। तो ये कहलाता भी सर्वदाता रक्त समूह, सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। ये सर्वदाता रक्त समूह। कोई पूछे भाई ये सर्वदाता रक्त समूह क्यों है, तो हमारा सीधा सीधा उत्तर है भाई इसके अंदर प्रतिजनों की अनुपस्थित होने के कारण, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी दोनों ही अनुपस्थित होने के कारण ये सभी व्यक्तियों को क्या कर सकता है, रक्त दे सकता है, या सभी वर्ग वाले व्यक्तियों को रक्त ये दे सकता है। तो ओ ब्लड ग्रुप क्या हो गया, सर्वदाता रक्त समूह हो गया, यूनिवर्सल डोनर बन गया ये, ठीक है। अब इसके बाद में ले किससे सकता है, ठीक है। अब ले किससे सकता है, तो भाई ले सकता है जब आपको क्या बनाना है, इसको ग्राही बनाना है। क्या बनाना है? ग्राही। और ग्राही का अपने को क्या देखना होता है, प्रतिरक्षी देखना होता है। क्या देखना होता है? प्रतिरक्षी। तो भाई देखो सबसे पहले ए की अपन बात कर रहे हैं और इसके अंदर प्रतिरक्षी क्या है, बी है। अब इससे अपन किस किस से रक्त चढ़ा सकते हैं, तो इस बार जिससे आप चढ़ाना चाह रहे हो उसका प्रतिजन देखना आपको, क्योंकि वो दाता बनेगा इसके लिए। और ये इसमें रक्त चढ़ाना चाह रहे हो तो ये ग्राही है, तो ग्राही का तो प्रतिरक्षी अपने को देखना होता है और दाता का प्रतिजन देखना होता है। तो ये प्रतिरक्षी है आपके पास में, इसमें इसी का रक्त चढ़ा दें पहले तो प्रतिजन ए, है ना। तो दाता का प्रतिजन और ग्राही का प्रतिरक्षी एक जैसे तो नहीं है, तो मतलब इसका रक्त आप इसी के अंदर चढ़ा सकते हो। तो ए से ले सकता है एक तो ये। अब इसके बाद में यदि इससे आप बी का रक्त चढ़ाओगे तो प्रतिजन आ रहा है बी और इसका भी बी, दोनों मिल जाएंगे, तो मतलब इससे ये रक्त नहीं ले सकता है। अब यदि आप इसके अंदर रक्त इसका चढ़ाना चाहते हो तो देखो यहाँ पर प्रतिजन बी है और यहाँ पर एंटी बी है, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो इसका आप रक्त इसके अंदर नहीं चढ़ा सकते हो। लेकिन ओ का आप चढ़ा सकते हो, भाई इसमें प्रतिजन ही नहीं है, आप इसमें चढ़ा दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ओ का अपन चढ़ा सकते हैं इसके अंदर,
ये O का चढ़ा दिया। अब इसके बाद में आप B की देखो, ये किस किस से रक्त ले सकता है। तो इसका इस समय आपको प्रतिरक्षी ही देखना है क्योंकि ये ग्राही है। इस समय आप रक्त चढ़ाना चाह रहे हो इसके अंदर, तो सबसे पहले इसके से चढ़ा के देख लो। तो ऐसे मिल गया, नहीं चढ़ा सकते। फिर इसका इससे ही चढ़ा लो, तो आप चढ़ा सकते हो आराम से। मिलान तो नहीं हुआ ना, प्रतिजन B है और प्रतिरक्षी A है, तो एक तो इसका आप B से ही चढ़ा सकते हो। दूसरा देखो, इसका चढ़ाए तो ये प्रतिजन A और ये एंटी A दोनों मिल जाएंगे, रक्त समूहन की क्रिया हो जाएगी, नहीं चढ़ा सकते। इसका चढ़ाओ तो ये अनुपस्थित है, इसका आराम से चढ़ा सकते। इसमें प्रतिजन ही नहीं, आसानी से इसमें चढ़ा सकते हैं, तो यहां पर आ जाएगा O। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें देखो भाई किसका चढ़ाए अपन, भाई इसमें प्रतिरक्षी है ही नहीं, किसी से भी रक्त चढ़ा दो भाई। जब ये रक्त ले रहा है तो इसका क्या देखना अपने को, प्रतिरक्षी तो देखना, ग्राही है इस समय ये, तो अनुपस्थित है इसमें प्रतिरक्षी। आप इसका भी चढ़ा सकते हो, कोई मिलान नहीं होगा। इससे भी चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे भी आप चढ़ा सकते हो। तो मतलब ये सब व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है, AB से भी ले सकता है और O से भी ले सकता है। क्यों ले पा रहा है ये सभी से रक्त? क्योंकि इसके अंदर दोनों ही प्रतिरक्षी एंटी A और एंटी B दोनों ही अनुपस्थित होती है, इसलिए सभी वर्ग वाले व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। तो इसे अपन बोलते हैं सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है किस ब्लड ग्रुप को? AB ब्लड ग्रुप को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर प्रतिरक्षी ही अनुपस्थित, दोनों ही प्रकार की प्रतिरक्षी इसके अंदर क्या होती है? अनुपस्थित होती है, इसलिए। अब इसके बाद में अपन O की बात करते हैं। भाई O से अपन किस किस का रक्त चढ़ा सकते हैं? तो देखो भाई इसके अंदर प्रतिरक्षी एंटी A और एंटी B दोनों ही है। अब यदि आप इसका चढ़ाना चाहते हो तो A से A मिल गया, इसका चढ़ाना चाहते हो तो B से B मिल गया, इसका चढ़ाना चाहते हो तो A से A और B से B दोनों मिल गए। लेकिन O का यदि आप चढ़ाओ तो मिलान करने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो O का ही चढ़ सकता है इसमें, केवल किसी अन्य का नहीं चढ़ सकता है। तो देखो भाई थोड़ा सा ध्यान दो, O जब देना चाहता है ना तब तो वो सबको दे सकता है, लेकिन जब किसी O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ रही है तो केवल उसको O वाला ही दे सकता, कोई और व्यक्ति नहीं दे सकता। अच्छा, AB की बात करें तो AB दे तो किसको सकता है? केवल AB को ही दे सकता है, लेकिन जब लेने की बात आए तो ये सभी से रक्त ले सकता है। ठीक है, तो इन दोनों का स्पेशल ध्यान रखना। AB है, इसके अंदर दोनों प्रकार की प्रतिरक्षी अनुपस्थित होने के कारण ये सभी रक्त वर्ग वाले व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, इसलिए इसको तो सर्वग्राही कहा जाता है। और जो O ब्लड ग्रुप है इसके अंदर प्रतिजन अनुपस्थित होने के कारण ये सभी वर्ग वाले व्यक्तियों को रक्त दे सकता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? सर्वदाता रक्त समूह बोला जाता है। जो रक्त देने वाला उसको डोनर या दाता बोला जाता है, तो उसका केवल अपने को प्रतिजन देखना, उसकी प्रतिरक्षी देखनी नहीं है हमें। और जो रक्त लेने वाला है एक्सेप्टर या ग्राही जिसको अपन बोलते हैं, और उसका केवल प्रतिरक्षी देखना, उसका प्रतिजन हमें नहीं देखना, केवल प्रतिरक्षी का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से ध्यान में रख करके यदि अपन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त चढ़ाएंगे तो रक्त समूहन की क्रिया नहीं होगी। और यदि मान लीजिए दाता का प्रतिजन और ग्राही का प्रतिरक्षी एक समान आ गया, जैसे A आ गया या B आ गया, तो फिर रक्त समूहन की क्रिया हो जाएगी, RBC में रक्त समूहन की क्रिया हो जाएगी और उससे व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। यहां तक की बात क्लियर है। अब देखो भाई आगे क्या हुआ, एक छोटी सी बात है। जैसा कि हमने इस सारणी के अंदर देखा, लोगों के अंदर उसी तरीके से रक्तदान किया गया, लेकिन उसके बावजूद कुछ व्यक्तियों के शरीर में रक्त समूहन की क्रिया हुई, RBC आपस में चिपक गई और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो इसके कारण फिर दोबारा खोजे गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो 1940 के अंदर दोबारा से एक नई बात और खोजी गई। 1940 के अंदर दो वैज्ञानिक हैं, एक तो आप पढ़ी चुके हो, लैंड स्टीनर है, तो यहां मैं सीधा स्टीनर ही लिख देता हूं, स्टीनर, कॉर्ल लैंड स्टीनर।
और इसके साथ में एक वैज्ञानिक और थे विनर। तो इन्होंने क्या किया, आरबीसी की सतह पर एक और प्रतिजन की खोज करी बाद में। ये तो जब पाए जाते हैं, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी तो होते ही होते हैं, लेकिन इसके अलावा आरबीसी की सतह पर एक प्रकार का प्रतिजन और खोजा गया। हालांकि वो प्रतिजन शुरुआत में बंदर में खोजा गया था, मकाका रिसस नाम का बंदर था, उसके अंदर उसको खोजा गया था। तो रिसस से उसका नाम पड़ गया RH कारक। क्या नाम पड़ गया, RH कारक या RH फैक्टर। तो ए और बी के अलावा एक तीसरा प्रतिजन और है जो कि आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाया जाता है और उसका नाम क्या है, RH कारक। परीक्षा में प्रश्न आया हुआ पहले कि आरबीसी की सतह पर प्रतिजन ए और प्रतिजन बी के अलावा और कौन सा प्रतिजन पाया जाता, तो वो कौन सा का प्रतिजन है, RH कारक है ये। तो सबसे पहले ये मकाका रिसस नाम के बंदर में खोजा गया था, लेकिन ये मनुष्य की जो आरबीसी है उसकी सतह पर भी पाया जाता है। तो जब इसके कारण इसका पता चला तो हमने क्या किया, ये जो 4 ब्लड ग्रुप अपन ने बना रखे, तो इनमें से प्रत्येक ब्लड ग्रुप को अपन ने 2 भागों में बांट दिया। जैसे इसका आप देखो तो A पॉजिटिव और A नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि RH कारक उपस्थित है और नेगेटिव का मतलब है RH कारक अनुपस्थित है। ऐसे यहां आ जाओ, B पॉजिटिव और B नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है RH कारक उपस्थित है और नेगेटिव का मतलब है RH कारक अनुपस्थित है। ऐसे ही इसमें AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव। ऐसे यहां देख लो, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात है ये किस आधार पर कही गई, RH कारक के आधार पर। तो जब रक्त को अपने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चढ़ा रहे हैं तो उस समय अपन RH कारक का भी ध्यान रखते हैं। A और B का प्रतिजन का ध्यान रखना अपने को, जब दाता का प्रतिजन और ग्राही का प्रतिरक्षी, वो तो ध्यान रखना ही रखना उस हिसाब से, लेकिन इसके अलावा अपने को RH कारक का भी मिलान करना होता है। ठीक है, तो आगे मैं इसके अंदर बता दूंगा आपको, वीडियो के अंदर कुछ सवाल भी अपन आगे देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इसमें से अपन देखेंगे। तो एक काम कर लीजिए, आप पहले वीडियो को पॉज करके इन बातों को आप नोट कर लेना। मैं यहां पर नीचे अलग से लिख दूंगा अभी, फिर उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हल करेंगे और RH कारक का ध्यान कैसे रखना है वो भी आगे अपन बात कर लेंगे। तो आपका जो A+ व A- पहले के 2 हो गए ये, ऐसे ही B पॉजिटिव और B नेगेटिव 2 हो गए। ऐसे यहां देखो AB पॉजिटिव व AB नेगेटिव 2 ये हो गए। ऐसे ही O पॉजिटिव व O नेगेटिव 2 ये हो गए। 8 ऐसे ब्लड ग्रुप हो चुके हैं अभी ये। तो आप वीडियो पॉज करके नोट करो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन देखेंगे। हाँ जी, तो अब देख लो, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है सारे आपके लिए। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि रक्त का विभिन्न समूह में वर्गीकरण किसने किया था। तो हमें पता है कि यह वर्गीकरण कॉरलैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। इन्होंने सन 1901 के अंदर यह वर्गीकरण किया था। जो आरबीसी होती है उसकी सतह पर प्रतिजन ए और प्रतिजन बी की उपस्थिति के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया था, जिसमें ए, बी, ए बी और ओ 4 ब्लड ग्रुप बनाए गए थे। इसके बाद में देखो, सर्वदाता या सार्वत्रिक दाता रक्त समूह का नाम बताइए। मतलब वो ब्लड ग्रुप जो सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को रक्त दे सकता है, तो वो ब्लड ग्रुप आपके ओ। तो यहां उत्तर हो जाएगा ओ रक्त समूह। ऐसे अगला क्वेश्चन देखो, सर्वग्राही या सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह का नाम बताइए। मतलब जो सभी रक्त वर्ग वाले व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, तो वो होता है आपके ए बी रक्त समूह। ठीक है, अब स्पेशल प्रश्न देखो जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ओ रक्त समूह सर्वदाता या सार्वत्रिक दाता रक्त समूह है, तो इसका कारण क्या है, और ऑप्शन भी आपको मिले हुए। देखो,
पहला ऑप्शन है प्रतिजन ए और प्रतिजन बी दोनों की उपस्थिति। दूसरा ऑप्शन है प्रतिजन ए और प्रतिजन बी दोनों की अनुपस्थिति। तीसरी बात है प्रतिरक्षी एंटी ए और एंटी बी दोनों की उपस्थिति। और चौथी बात वहां लिखी हुई प्रतिरक्षी एंटी ए और एंटी बी दोनों की ही अनुपस्थिति। तो इसमें सही क्या है? तो देखो ब्लड ग्रुप में ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उसके लिए क्या होता है कि एक तो ये वाली बात सही होती है, ओ ब्लड ग्रुप में प्रतिजन ए और प्रतिजन बी दोनों अनुपस्थित होते हैं। और एक ये वाली बात सही है ब्लड ग्रुप ओ के लिए कि प्रतिरक्षी एंटी ए और प्रतिरक्षी एंटी बी दोनों ही इसके अंदर क्या होती है? उपस्थित होती है। लेकिन इन दोनों में से सबको रक्त देने का कारण क्या बनता है? प्रतिजन की अनुपस्थिति। क्योंकि दाता का अपन प्रतिजन देखते हैं और जब दाता में प्रतिजन है ही नहीं तो देखना कुछ रहा ही नहीं, किसी को भी अपन रक्त चढ़ा सकते। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ब वाला, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी दोनों की ही अनुपस्थिति। तो यहां पर अपन थोड़ा सा इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सही है। तो ये वाला सही है, क्योंकि जब अपन दाता की बात कर रहे हैं तो अपने को प्रतिजन देखना है। तो इसमें प्रतिजन ए और प्रतिजन बी दोनों अनुपस्थित होने के कारण ये सर्वदाता रक्त समूह होता है। तो उत्तर हमारा क्या हो गया? ब। प्रतिजन ए व प्रतिजन बी दोनों की अनुपस्थिति, दोनों की अनुपस्थिति। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा स्पेशल है, इसमें भी अपन कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि ए बी रक्त समूह सर्वग्राही या सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह, इसका कारण क्या है? तो वही अपने को 4 ऑप्शन मिले हुए हैं। प्रतिजन ए और प्रतिजन बी दोनों की उपस्थिति, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी दोनों की अनुपस्थिति, प्रतिरक्षी एंटी और प्रतिरक्षी एंटी बी दोनों की उपस्थिति, और प्रतिरक्षी एंटी ए और प्रतिरक्षी एंटी बी दोनों की ही उपस्थिति। तो वैसे ए बी ब्लड ग्रुप के लिए 2 बातें सही है इसमें से भी, कि इसके अंदर प्रतिजन ए और प्रतिजन बी दोनों उपस्थित होते हैं और प्रतिरक्षी एंटी ए और एंटी बी दोनों ही क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ये दोनों बातें सही है ए बी के लिए। लेकिन ए बी सर्वग्राही बन क्यों रहा है? तो देखो जब अपन ग्राही की बात करते हैं तो उसका प्रतिरक्षी देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रतिरक्षी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रतिरक्षी एंटी ए और एंटी बी दोनों की अनुपस्थित। इसके अंदर प्रतिरक्षी एंटी ए और एंटी बी दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। इस कारण से किसी भी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति से इसमें अपन रक्त चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ग्राही है, प्रतिरक्षी देखना, प्रतिरक्षी नहीं है इसमें देखना, कुछ रहा ही नहीं, किसी भी व्यक्ति से अपन इसमें रक्त चढ़ा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द वाला। तो उत्तर द। प्रतिरक्षी एंटी ए व एंटी बी दोनों की अनुपस्थिति, दोनों की अनुपस्थिति। तो इन क्वेश्चन का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, जहां कंफ्यूज होने की आपको संभावना है। तो वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चन नोट करेंगे। कुछ और क्वेश्चन अभी अपने को करने बाकी है, तो उनके साथ में मैं लौटता हूं, जब तक आप नोट कीजिए। हाँ जी, अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि ए और बी के अतिरिक्त लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर और कौन सा प्रतिजन पाया जाता है? तो ए और बी के अलावा जो तीसरा प्रतिजन मिलता है वो कौन सा मिल सकता? RH कारक या RH प्रतिजन। ठीक है। तो ए और बी के अलावा लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाया जाने वाला जो प्रतिजन है वो कौन सा है? RH कारक या RH प्रतिजन। दूसरी चीज, ये जो RH कारक है ये एमिनो अम्ल का बना होता है, प्रोटीन है ये, और प्रोटीन एमिनो अम्ल की ही बनी होती है। तो यहां पर प्रश्न है हमारे सामने कि RH कारक कितने एमिनो अम्ल का बना प्रोटीन है? तो इसमें लगभग 417 एमिनो अम्ल होते हैं।
RH कारक प्रोटीन है वास्तव में, और इस प्रोटीन में कितने एमिनो अम्ल है? 417 एमिनो अम्ल है इसके अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट देखो कि RH कारक की खोज कौन से बंदर में की गई थी? तो RH कारक की खोज बंदर में की गई थी सन 1940 के अंदर। लैंडस्टीनर और विनर के द्वारा एक खोज की गई थी। तो उस बंदर का नाम क्या है? तो उस बंदर का नाम है मकाका रिसस नाम का बंदर था, और उस बंदर के अंदर इसकी खोज की गई थी। कौन से बंदर में? मकाका रिसस नाम के बंदर के अंदर RH कारक की खोज की गई थी। अब देखो ये जितनी भी मानव आबादी है उसमें लगभग 85% लोग ऐसे होते हैं जिनमें RH कारक पाया जाता है। जिनमें RH कारक पाया जाता है उसको RH धनात्मक अपन बोलते हैं, और लगभग 15% आबादी ऐसी है जिसके अंदर RH कारक नहीं पाया जाता। देखो ये इंपॉर्टेंट बात अपने को याद रखनी है कि विश्व की करीब 85% मानव आबादी RH धनात्मक और 15% मानव आबादी RH ऋणात्मक होती है। तो यहां प्रश्न देखिए कि विश्व की कितने प्रतिशत मानव आबादी RH धनात्मक होती है? तो 85% होती है। और विश्व की कितने प्रतिशत मानव आबादी RH ऋणात्मक होती है? तो 15% होती है। इसके बाद में देखो मानव के अंदर जो RH कारक होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, और उनमें से RH-D प्रकार का RH कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी होता है। तो देखो यहां प्रश्न देखो कि मानव में कितने प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं? तो मानव में 5 प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं। इससे पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि मानव के अंदर प्रतिरक्षी भी 5 प्रकार की ही होती है, और मानव के अंदर जो RH कारक होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो देखो RH ये बड़ा वाला C और ये छोटा वाला C है। RH-D, RH-E और RH-E, तो ये बड़ा वाला E और ये छोटा वाला E। तो इन सब में सर्वाधिक महत्वपूर्ण RH कारक कौन सा है? RH-D। क्यों है? क्योंकि ये सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी है। अब सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी होने का मतलब क्या होता है? देखो मेरी बात सुनो, किसी भी व्यक्ति के शरीर में जब प्रतिजन प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षी बनाता है शरीर। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में RH प्रतिजन पहले से विद्यमान नहीं है और उसके शरीर में RH प्रतिजन डाल दिया जाता है, तो उसका शरीर प्रतिरक्षी बनाएगा। तो क्या होता है कि ये जो RH-D है इसको प्रवेश करवाने पर उसका जो शरीर है, जिस भी व्यक्ति के अंदर अपन RH प्रतिजन डाल रहे हैं तो उसका शरीर तुरंत प्रतिरक्षी बनाता है। इस RH-D के प्रति तुरंत रिएक्शन करता है उसका शरीर, बाकी इनके ऊपर इतना जल्दी से रिएक्शन नहीं करता। तो सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी होने का मतलब है कि इसकी उपस्थिति में प्रतिरक्षी सबसे ज्यादा बनेंगे और सबसे जल्दी बनेंगे। प्रतिरक्षा जनी का मतलब क्या हुआ कि RH-D प्रतिजन जो है उसकी उपस्थिति में प्रतिरक्षी जो होते हैं सबसे ज्यादा बनेंगे और सबसे जल्दी बनेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मानव के अंदर RH कारक 5 प्रकार के हैं और इनके अंदर सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो RH-D है क्योंकि ये सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण RH कारक कौन सा और क्यों? तो RH-D, क्योंकि ये सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी होता है। तो वीडियो को पॉज करके आप ये क्वेश्चन नोट करो, उसके बाद में अपन एक महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। जो RH कारक वो काम कैसे करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब अपन रक्त स्थानांतरित करते हैं तो किस समय काम करता है उसकी अपन बात करेंगे और फिर उसके आधार पर क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ जी, अब एक बात को समझते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखो मान लीजिए आपके पास में यहां पर 2 व्यक्ति हैं। ये आपके पास में फर्स्ट वाला व्यक्ति है और ये है आपके पास में सेकंड वाला व्यक्ति। ये वाला व्यक्ति RH धनात्मक है और ये वाला व्यक्ति RH ऋणात्मक है। अब ध्यान दो भाई, जो व्यक्ति RH धनात्मक है तो उसके अंदर प्रतिजन पाया जाएगा RH। कौन सा प्रतिजन होगा? RH। ये व्यक्ति RH धनात्मक है तो इसके रक्त के अंदर RH प्रतिजन होगा। ये वाला व्यक्ति RH ऋणात्मक है तो इसके रक्त के अंदर RH प्रतिजन अनुपस्थित है।
अनुपस्थित मतलब नहीं पाई जाती है। और आपको बता दूं कि RH ऋणात्मक व्यक्ति जो होता है उसके अंदर प्रतिरक्षी भी नहीं होता। RH कारक के विपरीत इसके अंदर कोई प्रतिरक्षी शुरुआत के अंदर नहीं पाया जाता है। अब मान लीजिए आप इस व्यक्ति का रक्त इसमें चढ़ा देते हैं, RH ऋणात्मक व्यक्ति है और उसका रक्त आप RH धनात्मक में चढ़ा देते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा काम, हो सकता है ऐसा। लेकिन जब हम RH धनात्मक व्यक्ति का रक्त RH ऋणात्मक में चढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये जो RH प्रतिजन है इस RH ऋणात्मक व्यक्ति के शरीर में जैसे ही जाएगा, अब चूंकि इस व्यक्ति के लिए RH जो प्रतिजन है ये बाहरी प्रतिजन है, इसके शरीर का खुद का प्रतिजन नहीं है, तो इसका शरीर क्या करेगा, बाहर से जो प्रतिजन आया है उसको नष्ट करने के लिए, उसको उदासीन करने के लिए प्रतिरक्षी बनाना शुरू कर देगा। तो शुरुआत में तो इसके पास में RH प्रतिजन अनुपस्थित था और उस RH प्रतिजन के खिलाफ कोई भी प्रतिरक्षी भी नहीं था। लेकिन जैसे ही अपन ने इसका रक्त इसमें डाला तो RH प्रतिजन चला गया और RH ऋणात्मक जो व्यक्ति है उसके शरीर में इस RH प्रतिजन के खिलाफ IgG प्रतिरक्षियां बन जाती है। कौन सी प्रतिरक्षियां बन जाती है, IgG प्रतिरक्षियां क्या हो जाती है, बन जाती है। अब ये IgG प्रतिरक्षियां क्या करती है, इस व्यक्ति के शरीर से इसमें जो अपन ने लाल रक्त कणिकाएं डाली थी और जिसके ऊपर RH कारक उपस्थित था, तो वो जो RH धारी रक्त कणिकाएं हैं उसको वो रक्त समूहन की विधि के द्वारा नष्ट करना शुरू कर देता। RBC जो होती है वो रक्त वाहिनियों में फटना शुरू हो जाती है। अब देखो भैया कि जब RBC जो होती है लाल रक्त कणिका जब फटती है तो उसे एक विषैला पदार्थ निकलता, बिलीरुबिन। कौन सा विषैला पदार्थ निकलता, बिलीरुबिन नाम का विषैला पदार्थ निकलता, हानिकारक पदार्थ निकलता है, पीले कलर का ये होता है। तो ये जो बिलीरुबिन होता है, सबसे पहले तो हमारा जो यकृत और फ्लीहा है, यकृत के पास में एक अंग और होता है फ्लीहा, वो भी महत्वपूर्ण अंग होता है। तो सबसे पहले तो ये यकृत और फ्लीहा को नुकसान पहुंचाता और उसके बाद में ये हमारे जो गुर्दे या वृक्क है उसको नुकसान पहुंचाता, उसको फेल कर देता, उसको विफल कर देता, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मतलब हमें क्या करना चाहिए, RH धनात्मक व्यक्ति का रक्त कभी भी RH ऋणात्मक व्यक्ति के अंदर नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जैसे ही RH धनात्मक व्यक्ति का रक्त RH ऋणात्मक व्यक्ति में डालते हैं तो RH प्रतिजन जो RH ऋणात्मक व्यक्ति में गए हैं वो जाकर के इसके शरीर को उद्भासित कर देते हैं, जिसके कारण इस RH प्रतिजन के खिलाफ इस व्यक्ति में IgG प्रतिरक्षियां बनना शुरू हो जाती। पहले तो कोई प्रतिरक्षी नहीं थी, लेकिन जैसे इस प्रतिजन के संपर्क में उसका शरीर आता है तो IgG प्रतिरक्षियां बनना शुरू हो जाती है, जिससे प्रतिजन और प्रतिरक्षी आपस में क्रिया करते हैं और RBC जो होती है उसको रक्त समूहन की क्रिया के द्वारा नष्ट करना शुरू कर देते हैं। और RBC जब नष्ट होती तो बिलीरुबिन नाम का हानिकारक पदार्थ निकलता है और वो रक्त के द्वारा पहले तो यकृत और फ्लीहा को नुकसान पहुंचाता और अंत में वृक्क या किडनी को विफल करके व्यक्ति की मृत्यु का क्या बनता, कारण बनता है। देखो मेरी बात सुनो, RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, तो RBC 120 दिन बाद में स्वतः ही नष्ट होती है, लेकिन वो नष्ट कहां जाकर के होती है, यकृत में होती है। यकृत में RBC का विघटन होता है और यकृत जब RBC का विघटन करता है तो बिलीरुबिन और बिलुवर्डिन नाम के दो हानिकारक पदार्थ बनाता है। लेकिन यकृत उन हानिकारक पदार्थों को क्या करता, पित्त लवणों के साथ में जो छोटी आंत्र का ग्रहणी वाला भाग है उसमें डाल देता है और वो ग्रहणी वाले भाग से मल या गुदा के मल के साथ में क्या होता है, गुदा या मलद्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। मतलब वहां पर हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की व्यवस्था होती है। यकृत में जो हानिकारक पदार्थ बिलीरुबिन और बिलुवर्डिन बनेंगे उसको यकृत छोटी आंत्र में डालता है और छोटी आंत्र से वो मल के साथ में गुदा या मलद्वार द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं। लेकिन RBC जब रक्तवाहिनियों में विघटित हो गई तो सारे अंगों में वो जाती है और सारे अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। तो देखो यहां पर जो लाइनें लिखी हुई है वो हमें याद रखनी है कि यदि RH धनात्मक व्यक्ति का रक्त
RH ऋणात्मक व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित किया जाए तो RH कारक के विरुद्ध IgG प्रतिरक्षी उत्पन्न होती है और ये प्रतिरक्षी RH धारी का मतलब जिन रक्त कणिकाओं के ऊपर RH कारक उपस्थित है, RH धारी लाल रक्त कोशिकाओं को रुधिर समूहन की क्रिया द्वारा नष्ट कर देती है और इस कारण बिलीरुबिन नामक हानिकारक पदार्थ की बड़ी मात्रा जमा हो जाती है। बिलीरुबिन की अधिकता यकृत यानी कि लीवर और तिल्ली यानी कि प्लीहा को हानि पहुंचाकर गुर्दे या वृक्क को विफल कर व्यक्ति की मृत्यु का क्या बनती है, कारण बनती है। तो अपने को RH कारक का ध्यान कहां रखना है कि अपन RH धनात्मक व्यक्ति का रक्त RH ऋणात्मक में नहीं डाले। ऋणात्मक का तो धनात्मक में डाल सकते हो लेकिन धनात्मक का ऋणात्मक में नहीं डालना। अब यहां इस आधार पर एक क्वेश्चन देख लो कि बिलीरुबिन की अधिकता किस अंग को हानि पहुंचा सकती है, तो आप देख सकते हो वो यकृत को भी हानि पहुंचाती है, वो तिल्ली या प्लीहा को भी हानि पहुंचाती है और वृक्क या गुर्दे को भी हानि पहुंचाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो हमारा उत्तर हो गया द, उपरोक्त सभी। तो वीडियो पॉज करके आप ये नोट करेंगे। इसके बाद में अपना RH कारक से संबंधित एक बात और करेंगे जिसमें गर्भस्थ शिशु RH धनात्मक होता है और माता यदि RH ऋणात्मक होती है तो क्या होता है गर्भस्थ शिशु के ऊपर, उसको कौन सा रोग होता है, इसके संदर्भ में भी अपन बात करेंगे। तो पहले वीडियो पॉज करके नोट करो। हाँ जी, देखिए एक लास्ट बात और अपन RH कारक से जुड़ी हुई है वो कर लेते हैं। तो बात क्या है वो समझो। देखो ये हमें ध्यान रखना होता है कि कोई माता यदि गर्भ धारण कर रही है तो यदि माता RH ऋणात्मक है और शिशु RH धनात्मक है, जो गर्भस्थ शिशु RH धनात्मक है, तो उस समय में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस समय होता क्या है जो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ रही है, तो पूरी बात को अपन समझेंगे, फिर उन बातों को समझेंगे। तो मान लीजिए आपके पास में यहां पर एक माता है और ये जो माता है इसका गर्भ है। तो माता जो है ये मान लीजिए आपकी कैसी है, RH ऋणात्मक है। माता कैसी है, RH ऋणात्मक। अब मान लीजिए माता ने प्रथम बार गर्भ धारण किया तो ये गर्भस्थ शिशु हुआ और ये गर्भस्थ शिशु मान लीजिए RH धनात्मक है। गर्भस्थ शिशु कैसा है, RH धनात्मक। तो देखो माता का जो गर्भाशय और गर्भस्थ शिशु होता है उन दोनों के बीच में एक संरचनात्मक इकाई होती है और इस संरचनात्मक इकाई को अपन बोलते हैं अपरा या प्लेसेंटा या आंवल। क्या बोलते हैं इसको, अपरा, प्लेसेंटा या आंवल इसको बोला जाता है। तो ये जो गर्भस्थ शिशु होता है वो इस अपरा के द्वारा माता के शरीर से पोषण, ऑक्सीजन प्राप्त करता है और इस शिशु के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उसको वो इस अपरा या प्लेसेंटा या आंवल के द्वारा ही माता के शरीर में छोड़ देता है। तो ये अपरा या प्लेसेंटा वो संरचना है जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु माता के शरीर से पोषण, ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है और अपशिष्ट पदार्थों को माता के शरीर के अंदर छोड़ रहा है। तो यहां पर शिशु RH धनात्मक है और माता कैसी है, RH ऋणात्मक है। तो यदि माता ने प्रथम गर्भ धारण किया है ये, तो इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। प्रथम जो प्रसव है वो सामान्य तरीके से हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि प्रथम प्रसव जब होता है तो इस अपरा के माध्यम से माता का रक्त और शिशु का रक्त आपस में मिल जाते हैं। माता का कुछ रक्त शिशु के रक्त में आकर के मिल जाता है और शिशु का कुछ रक्त माता के रक्त में आकर के क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो अब होगा क्या, शिशु का जो रक्त है वो माता के रक्त में चला गया। शिशु जो है RH धनात्मक है, मतलब इसके रक्त में RH प्रतिजन था। तो जैसे ही ये प्रतिजन माता के रक्त में चला गया है तो माता कैसी है, RH ऋणात्मक है।
तो माता का शरीर इस प्रतिजन के खिलाफ आईजीजी प्रतिरक्षी बना देगा। क्या कर देगा? प्रथम प्रसव के बाद RH प्रतिजन माता के रक्त में चले जाते हैं, जिससे माता के शरीर में आईजीजी प्रतिरक्षी बन जाती है। तो प्रथम प्रसव के दौरान शिशु का रक्त जब माता के रक्त में जाकर के मिला तो RH प्रतिजन भी माता के रक्त में चले गए, जिससे माता के शरीर में आईजीजी प्रतिरक्षी क्या हो जाएगी? बन जाएगी, जो कि उस RH प्रतिजन को नष्ट कर देगी। लेकिन एक बार जब ये आईजीजी प्रतिरक्षी बन गई है माता के शरीर में, तो हमेशा माता का जो रक्त है उसमें ये प्रतिरक्षी मौजूद रहती है। अब माता मान लीजिए दूसरी बार जब गर्भ धारण करती है और दूसरी बार में भी यही कंडीशन रहती है कि ये माता है आपके पास में जो कि RH ऋणात्मक है, और इसके अंदर जो शिशु विकसित हुआ है, गर्भस्थ शिशु विकसित हुआ है, वो मान लीजिए RH धनात्मक है। कैसा है? RH धनात्मक। तो अब इस शिशु को खतरा पैदा हो गया। क्यों हो गया पैदा? क्योंकि माता के शरीर के अंदर पहले से ही आईजीजी प्रतिरक्षी क्या है? मौजूद है। अब ये प्रतिरक्षी क्या करती है? ये जो अपरा या प्लेसेंटा होती है इसको पार करके शिशु में पहुंच जाती है, और शिशु के अंदर जो RH प्रतिजन उपस्थित है उसको ये रक्त समूहन की क्रिया के द्वारा नष्ट करना शुरू कर देती है, जिससे आरबीसी जब बच्चे की नष्ट होती है तो जो बिलिरुबिन नाम का वर्णक है उसमें अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाता है। बिलिरुबिन नाम का वर्णक जो है पीला कलर का होता है, तो बच्चे को या तो पीलिया को हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, तो पीलिया या हेपेटाइटिस हो जाता है, उसमें रक्त की काफी कमी होती है, जिसके कारण गर्भस्थ शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। और यदि किसी कारणवश मान लीजिए वो बच भी गया है तो प्रसव के तुरंत बाद में या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या वो पीलिया या हेपेटाइटिस से ग्रसित होगा। ठीक है, तो प्रथम प्रसव तो सामान्य रूप से हो जाएगा, लेकिन जो द्वितीय गर्भस्थ शिशु है उसके अंदर ये जो कंडीशन बनी जिसके अंदर उसको या तो हेपेटाइटिस या पीलिया हो गया या गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो गई, तो उस रोग को अपन क्या बोलते हैं? गर्भ रक्ताणु कोरकता। इस रोग को क्या बोला जाता है? गर्भ रक्ताणु कोरकता, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस नाम का रोग इसको बोला जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये रोग होने की संभावना कब होगी? जब मातो RH ऋणात्मक हो और जो गर्भस्थ शिशु है वो कैसा हो? RH धनात्मक हो। अब इस रोग के उपचार के लिए क्या करें? तो इस रोग के उपचार करना होता है अपने को प्रथम प्रसव के दौरान ही। जब माता RH ऋणात्मक होती है, क्योंकि जांच तो अपन पहले ही कर लेते हैं, माता का जो रक्त है उसकी जांच तो पहले हो जाती है, तो माता RH ऋणात्मक है तो अपने को प्रथम प्रसव के दौरान ये ध्यान रखना होता है कि उसके अंदर जो शिशु विकसित हुआ वो कैसा है। यदि RH धनात्मक विकसित हुआ है तो अपन क्या करते हैं? प्रथम प्रसव के 24 घंटों के भीतर माता को प्रति आईजीजी या एंटी-RHD या रोहगम प्रतिरक्षी का टीका लगाते हैं। कितने घंटे के भीतर लगाना है टीका? 24 घंटे के भीतर। होता क्या? सुनो कि शिशु से जो प्रतिजन माता के रक्त में चले गए हैं, ये प्रतिजन 24 घंटे के बाद में प्रतिरक्षी बनाना शुरू कर देते हैं। अब यदि अपन 24 घंटे के पहले उन प्रतिजनों को किसी क्रिया से नष्ट कर दे तो माता का शरीर उसके खिलाफ ये जो प्रतिरक्षी बना रहा था ये नहीं बनाएगा। तो बाहर से यदि अपन वो प्रतिरक्षी डाल देते हैं, ये वाली प्रतिरक्षी आईजीजी प्रतिरक्षी बाहर से यदि डाल देते हैं तो माता के शरीर को पता ही नहीं पड़ता और वो प्रतिजन पहले ही नष्ट हो जाते हैं, जिससे माता के शरीर के अंदर खुद के प्रतिरक्षी नहीं बन पाते।
बाहर से डाले गए जो प्रतिरक्षी हैं वो प्रतिजनों को नष्ट करने के बाद में वो भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन माता के शरीर में एक बार प्रतिरक्षी बन गया तो वो बनता ही रहता है, फिर कभी खत्म नहीं होता। लेकिन बाहर से अपन ने डाला है तो वो प्रतिजनों को नष्ट करने के बाद में खुद भी नष्ट हो जाता है, तो माता के शरीर में वो IgG प्रतिरक्षी रहेगा नहीं फिर। ठीक है, तो 24 घंटे के भीतर अपने को क्या करना होगा, प्रति IgG या anti-RHD या रोगम प्रतिरक्षी का टीका लगाना है। तो जो दूसरा जो गर्भस्थ शिशु है उसको ये रोग होने की संभावना फिर नहीं होगी। ठीक है, तो वही यहां पर कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है अब देख लो। गर्भावस्था के दौरान यदि मां RH ऋणात्मक और गर्भस्थ शिशु यदि RH धनात्मक हो तो गर्भस्थ शिशु को गर्भ रक्ताणु कोरकता इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस नाम का रोग होने की संभावना रहती है। तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मां RH ऋणात्मक होनी चाहिए और शिशु RH धनात्मक होना चाहिए। इससे उल्टा आपको मिल रहा है कि मां RH धनात्मक है और शिशु RH ऋणात्मक है तो फिर ये रोग होने की संभावना नहीं है। संभावना केवल इसी कंडीशन में है, मां RH ऋणात्मक हो और शिशु RH कैसा हो, धनात्मक हो। आगे देखो, गर्भाणु रक्ताणु कोरकता रोग के उपचार हेतु प्रथम प्रसव के 24 घंटों के भीतर माता को प्रति IgG या anti-RHD या रोगम प्रतिरक्षी का क्या किया जाता, टीका लगाया जाता है। ठीक है, दो बातें अपने को ध्यान में रखनी है। अब इसके ऊपर प्रश्न देख लो क्या बनते हैं। तो पहला प्रश्न देखो आप कि गर्भ रक्ताणु कोरकता का प्रमुख कारण है, तो इसका कारण देखो शिशु में रक्तदान, RH बेजोड़ता, ABO बेजोड़ता और A और B दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा भाई RH बेजोड़ता। गर्भ रक्ताणु कोरकता का कारण क्या है, RH बेजोड़ता। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ करके ऑप्शन बदल दे मान लो तो वो ये है, देखो गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग होने की संभावना रहती है मां RH धनात्मक और गर्भस्थ शिशु RH ऋणात्मक हो, मां RH ऋणात्मक और गर्भस्थ शिशु RH धनात्मक हो, मां और गर्भस्थ शिशु दोनों RH ऋणात्मक हो और मां और गर्भस्थ शिशु दोनों RH धनात्मक हो। तो कौन सी कंडीशन में ये रोग होता है, मां तो होनी चाहिए RH ऋणात्मक और गर्भस्थ शिशु होना चाहिए RH धनात्मक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद में एक और प्रश्न देख लो कि गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग के उपचार के लिए कौन से प्रतिरक्षी का टीका लगाया जाता है। तो IgG या anti-RHD या रोगम प्रतिरक्षी का क्या किया जाता है, टीका लगाया जाता है। ठीक है, तो ये गर्भ रक्ताणु कोरकता से जुड़े हुए जो सवाल थे वो भी आपके हो गए और ये भी सारी चीजें RH कारक से ही जुड़ी हुई थी। तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है भाई, किया आपने नोट। तो आज अपन ने रक्त समूह और RH कारक दोनों पढ़ लिए हैं और उनके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे सारे अपन ने हल कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन रक्तदान से संबंधित जो बातें हैं वो पढ़ेंगे और साथ में उनसे संबंधित भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी अपन बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।